Hello, class 10th. So, this is the next chapter of your history book. This is Nationalism in India. Right? भारत. तो भारत में नेशनलिज्म की जो एक यात्रा है वो स्टार्ट होती है कॉलोनियलिज्म से, है ना। एनसीईआरटी इसको स्टार्ट करता है यूरोप से कंपेयर करते हुए। यूरोप में जिस तरह से नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल्स हुए, उनका इफ़ेक्ट उसके बाद इंडिया पर भी होना शुरू हो गया था, है ना। जिस तरह से लोगों ने अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करना स्टार्ट किया था कि वी आर दिस, राइट। एक आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी थी। एक किसी राजा के अंडर में हम रहते हैं, साहब ये एक एरिया है और उसके एक ये राजा हैं और हम वहाँ रहते हैं, नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ये एक नेशन है, हम इसके नेटिव हैं और सभी बराबर हैं। हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास ड्यूटीज़ हैं, सब कुछ है जो इस नेचुरल फेनोमेना में रहने के लिए ज़रूरी होता है, राइट। तो उस टाइम पे जैसे न्यू सिंबल्स बनाए गए, आइकन्स बनाए गए, सॉन्ग्स बनाए गए थे, आइडियाज़ दिए गए बहुत सारे, है ना, और सभी चीज़ों को जोड़कर देखने की कोशिश की जाने लगी। तब एक नेशनल आइडेंटिटी बन के तैयार हुई और काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद ऐसा हो पाया था, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया। भारत में कैसे आया है ये सब कुछ, है ना। अब हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है एक कॉलोनी बना हुआ था, किसकी? ब्रिटेन की, है ना। ब्रिटेन ने इस एरिया को, इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया धीरे धीरे। कुछ मुग़ल एम्पायर से, कुछ जो नवाब थे और मेनली एरिया में जो हिंदू राजा थे, उनसे धीरे धीरे ऑक्यूपाई करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके और बिजनेस के तरीके से एंटर किया और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ ऑक्यूपाई कर लिया। ये स्टोरी आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं ना। वहाँ के टीचर्स ने आपको जो है काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में इनको इस सारी कंडीशन को समझाया होगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए कैसे। अब यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया कैसे गया था, है ना। नेशनलिज्म कैसे आया था इंडिया में, उसकी बात है। तो जैसे वियतनाम और इंडिया, मतलब पास की कंडीशन देखिए आप, है ना। वियतनाम इससे ऊपर वाला चैप्टर था जो अभी हटा दिया गया है, तो उसको ही कंटिन्यू लिखते हुए यहाँ पे एनसीईआरटी लिख देता है कि एज इन वियतनाम एंड मैनी कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी ये जो वर्ड है, और क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कॉलोनी समझ में आ गया। कॉलोनी मीन्स है ऑक्यूपाइड एरिया बाय द कंट्री, अ पावरफुल कंट्री दैट ऑक्यूपाइड द एरिया। किसी एक पावरफुल कंट्री ने दूसरी कंट्री का एक एरिया या उस पूरी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, तो उसने उसको कॉलोनी बोला। फ्रांस से आया था ये वर्ड। वैसे फ्रांस ने जब भी जो दूसरी टेरिटरीज़ को अपने अंडर में लिया तो फ्रांस ने उनको कॉलोनी बोला, तो ब्रिटिशर्स ने भी कॉलोनी बोलना शुरू कर दिया, है ना। बहुत सारे वर्ड और जो बेसिस हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज से ही इंग्लिश में गए हैं, तो ब्रिटिशर्स ने भी इसको कॉलोनी बोला। अब इस कॉलोनी को हटाना है तो इसके मूवमेंट का क्या नाम रखा जाएगा? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सिंपल सी बात है, इसको हटाना है तो क्या नाम हो गया? एंटी कॉलोनियल। ये टाइम वो है जिसमें कॉलोनीज़ को के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया गया था। जहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी थी उसको छुड़ाने की कोशिश कि हटिए यहाँ से, हमारा देश है, हम रहेंगे, हमारी जो है वो हुकूमत चलनी चाहिए, हम ही सभी लोग हैं यहाँ के। जहाँ पर अमेरिकन टेरिटरीज़ बनी हुई थी, अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, डच कॉलोनीज़ थी, पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़ थी, बहुत सारे एरिया में, ये एशिया में, यूरोप में भी जो है वो इस तरह से फैले हुई थी कॉलोनीज़, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जिसका पार्ट अब इंडिया होने वाला है, राइट। तो पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द colonialism, राइट। The sense of being opposed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together.
इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ जोड़कर रख दिया। अब अलग अलग ग्रुप क्यों कहा गया भैया, एक ही नेशन है, नहीं, एक पूरी तरह से एक नहीं थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे क्रीड्स, रिलीजन्स, कास्ट, नीड्स, डिमांड्स, रिचुअल्स, इन सभी में टूटे हुए लोग, इकोनॉमिकली, नॉन इकोनॉमिकली, दोनों तरह से टूटे हुए लोग, जो सभी एक ही झंडे के नीचे आने के लिए तैयार, क्या कि एंटी कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपना नेशन बनाएंगे। कोई एक बात होती है जो पूरे एक ग्रुप को एक साथ ले जाती है, एक साथ इकट्ठा कर देती है, वो कॉमन इंटरेस्ट ही नेशनलिज्म है ना। हैं सब लोग अलग अलग, क्योंकि सबके लिए, जैसे हम फ्रीडम की बात करें तो भारत में भी अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हर एक एरिया के लिए, हर एक रीजन में रहने वाले एक एक इंसान के लिए जो है वो फ्रीडम का अलग मतलब है। कोई ज़िम्मेदारी से परेशान है ना, कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट से परेशान है, कोई दूसरे तरीके से परेशान, बहुत सारे हैं, अभी आगे आएंगे, है ना। अभी से क्यों तुम्हें पूरा मैं कंफ्यूज करूँगा, ऐसा नहीं है, कन्फ्यूज़न कोई नहीं, बस सिंपल सी क्या बात सोचने की है कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग, अलग अलग डिमांड्स और नीड्स वाले लोग एक ही साथ इकट्ठा हो गए हैं, और किसके नाम पे हो गए हैं साहब, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के नाम पे इकट्ठा हो गए हैं सारे लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात आती है मेन, लास्ट लाइन में लिखा है द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict, है ना। यूनिटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं हुई थी, लेकिन मिस्टर गांधी ने काफ़ी कोशिश की है कांग्रेस के साथ मिलकर, या कांग्रेस जो एक, वो जो ग्रुप का नाम कांग्रेस हो गया था, बाद में वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, है ना, उसे एक इंटरेस्ट ग्रुप का नाम, जिसका नाम कांग्रेस रखा गया था, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह से ट्रीट होने लगी, आज तक चल रही है, राइट। और आज जो हालत है वो आप जानते ही हैं उसकी। तो कांग्रेस के अंडर में महात्मा गांधी ने कोशिश की कि सारी जो जनता है भारत की, उसको एक धागे में पिरोया जा सके, है ना। उन धागों में अलग अलग टाइप के वो टाइम पे मोती डालते रहे हैं, उन मोतियों पर वो जनता जो है वो आगे बढ़ती चली गई है, जिनमें से बहुत सारे मतलब कि हैं जो अभी यहाँ पर आपको पढ़ाए जाने वाले हैं, जिसमें से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सत्याग्रह दिया, नॉन वायलेंस दिया, ये कुछ एक जो वो पर्ल्स हैं, मोती हैं, वो महात्मा गांधी ने जोड़ते चले गए, जिससे कि जनता आगे होती चली गई। अगर हम बहुत ऊपर से देखें महात्मा गांधी को, तो ये कह सकते हैं कि मिस्टर गांधी ने एक काम सबसे बड़ा जो भारत में किया था वो था यूनिटी का। जो रिवॉल्यूशंस छोटे छोटे पार्ट्स में जगह जगह पे हो रहे थे, है ना, उन सबको बांधकर पेश कर दिया, बस उन सबको इकट्ठा कर दिया, है ना। ये सबसे सही काम हुआ। बाकी तो बहुत सारे अपोज भी हैं महात्मा गांधी पे, कितनी सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं कि ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, है ना। कुछ लोग उन्हें अपोज करते हैं कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई उसमें भी वो थे। मतलब हिस्ट्री में क्या था क्या नहीं था उसका एक प्रूफ जो है उस तरह से होता नहीं है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर के तरीके से सोचें, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के आना है, उस तरीके से सोचें, तो मिस्टर गांधी ने एक यूनिटी का धागा पूरे नेशन में बांध दिया, ये मेन काम किया, है ना। और उन्होंने ये करने के लिए कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से अलग अलग तरीके के मोती चुने हैं, जो जनता को दिए और जनता उनके साथ साथ आगे बढ़ी है, वो आगे अब आप पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो भीड़ देख रहे हैं आप, ये मिस्टर गांधी के नाम पे जो जमा हुए लोगों की है। तो अब यहाँ से फर्स्ट नंबर स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट नंबर जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। अभी आप इंट्रोडक्शन को कवर कीजिए, एक बार उसकी स्टडी फिर से कर लीजिएगा कि किस तरह से उसको स्टार्ट। ओके, तो अब फर्स्ट नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। क्या है नाम? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत
एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1990, इस बात का टाइम इंडिया के ऊपर काफ़ी भारी पड़ने वाला था और वो वाकई में हुआ, क्योंकि वॉर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड ने लड़ा, लेकिन रिसोर्सेस सभी इंडियंस भारतीय थे, रिसोर्सेज भारतीय थे, चाहे उसमें गोला बारूद जाना हो, सोल्जर्स जाने हो, एनिमल्स यूज़ किए जाने, वट एवर, मतलब जो भी कुछ किया जाना हो वो भारत से लिया गया, क्योंकि वो उसकी कॉलोनी है। यहाँ से तो वो कुछ भी ले रहे थे, जो उनकी मर्जी उठी कि उसे जहाज़ में भरा और इंग्लैंड छोड़ाए, है ना। बीच में लुट गए, पिट गए, कोई बात नहीं, कभी कभी की बात थी, लेकिन कंटिन्यू जो है उन्होंने ये जारी रखा था, ठीक है। तो देखते हैं एनसीईआरटी कहाँ से बात को शुरू करता है कि इन द ईयर आफ्टर 1990 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggles, right। अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, कुछ जो है स्ट्रगल नए तरीके से शुरू हो रहा है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स एंड इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, क्या हुआ, क्या असर पड़ा और कैसे ये डेवलपमेंट्स हुए। तो पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर की, जिसने बहुत ज़्यादा हद तक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस को बेकार कर दिया था, है ना। क्योंकि एक जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है डिफेंस एक्सपेंडिचर, लड़ाई में लगने वाला खर्चा, राइट। वो पूरा का पूरा इंडिया से यहाँ से वसूल कर लिया गया एक तरीके से, क्योंकि वॉर लोन हो गए हैं, ब्रिटेन ने लोन ले रखे हैं दूसरी कंट्रीज से, टैक्सेस यहाँ के इंक्रीज़ किए गए ताकि कमाई हो सके, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा दिए गए 13 से 18 के बीच में, और बुरी हालत कर दी गई रहने वाले लोगों की, राइट। और इससे बड़ा बात ये कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट विलेजर्स का किया जाने लगा, ज़बरदस्ती पकड़ा लड़कों को और उन्हें फ़ौज में भर्ती करवा दिया कि जाओ युद्ध करो। मतलब कि ब्रिटेन यहाँ से उन्हें यूरोप छोड़ गया, मतलब यूरोप में छोड़ दिया इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है। सोल्जर्स भी नहीं है वो पूरी तरह से, है ना, 19-20 साल के लड़के हैं और उन्हें जो है थोड़ी बस बंदूक पकड़ के सामने गोली चलाने का वो सिखा दिया गया, इतनी जल्दी थी उस समय, और उन्हें यूरोप में कहीं छोड़ दिया गया। कुछ तो वापस आए, कुछ वापस भी नहीं आ पाए। एक दो मूवीज़ मैंने देखी हैं वहाँ, मतलब कि यूरोपियन साइड में बनी हुई हैं, उनमें इंडियन सोल्जर्स के वापस आने की कहानी है। इंडिया में भी बनी है वो मूवीज़ जिसमें इंडियन सोल्जर्स के वॉर के बाद इंडिया वापस आने की कहानियाँ हैं कि घर जाना है। यूरोप पूरा, मतलब यूरोप से क्रॉस करके वो एशिया एंटर हुए, एशिया में भी जो है इंडिया तक पहुंचने में उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी होश नहीं लिया, क्योंकि आसपास ब्रिटिश अगेंस्ट कंट्रीज़ भी हैं, उनसे भी बच के जाना है, जो उनके पास कुछ राशन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बस बुरा हाल करके छोड़ दिया गया था उन सोल्जर्स को, ठीक है। तो फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट विलेजर्स से एक वाइड स्प्रेड एंगर जिसने फैला दिया था, ये सब कुछ वहाँ पे हुआ। 18 और 19 और 2021 के बीच में क्रॉप भी फेल हो गया इंडिया का, बहुत बुरा टाइम चल रहा था, है ना, जिससे शॉर्टेज हुई फूड की। अब शॉर्टेज हुई तो जो है एक एपिडेमिक फैल गया। 21 का सेंसस ये बताता है कि 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो इफ़ेक्टेड हुए फर्माइन में और इस एपिडेमिक में, ठीक है। 12 to 13 मिलियन लोगों पर ये गुजरा, मतलब बहुत बुरा समय था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो मतलब ही नहीं था, उन्हें तो अपनी कमाई करनी थी, ठीक है। झेलने वाले कौन थे, वो भारतीय थे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब ये सब कुछ हो रहा है तो ये स्टोर हो रहा है, गुस्सा एक अपोज स्टोर हो रहा है ना। छोटे बच्चे देख रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कर रही है, वो बड़े होंगे, है ना, वो बड़े होंगे तो इनके सिर पे पत्थर मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, मगर ऐसा हुआ नहीं।
लोग सोच रहे थे कि वॉर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है हो जाएगा सब कुछ, खेती है इस बार ख़राब हो गई अगली बार ठीक हो जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का बुरा हाल हुआ इंग्लैंड का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना, वो लड़ बड़ तो पाए नहीं वो लोग, ठीक है। तो जो है ये हमारे देश से भी चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड स्ट्रगल्ड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। हु इज़ दैट लीडर? एक लीडर खड़े हुए हैं इस टाइम पे, तो कौन है ये लीडर? ये हैं मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जो अफ्रीका से अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद और उसको यूज़ करने और उसके काफ़ी बेनिफिट्स उन लोगों को देने के बाद इंडिया आ गए हैं। रेशियस्ट मूवमेंट, जो रेशियस्ट एक प्रॉब्लम चली आ रही थी वहाँ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मेनली, जहाँ ये मिस्टर एडवोकेसी कर रहे थे, एडवोकेट थे, है ना। तो और अपना इन्होंने एक आश्रम भी बनाया हुआ था वहाँ पे, लोगों को, एक इंडियन लोगों को और वहाँ के लोगों को भी जो थोड़ा रेमेडियल थॉट्स देने की एक तरीके से कोशिश लगातार उनकी चलती थी, है ना। तो रेशियस मूवमेंट्स मीन्स वाइट एंड ब्लैक, तुम काले हो मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ तुम काले हो, व्हाटएवर। सो तो इस तरह से जो भी कुछ उन्होंने किया था सत्याग्रह, वही जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और मिस्टर गांधी इसको कितने प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल तरीके से जनता के सामने ला पाते हैं और उसका फ़ायदा भारतीयों को होता है। भारतीय उस सेंस को समझ पाते हैं कि वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में जो एक भूखेपन की लकीर खिंची हुई है, तो हमें किस साइड में रहना है, ठीक है, ये अब आगे भारतीय डिसाइड करने वाले थे, राइट। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, सत्याग्रह, राइट। थैंक यू।